आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 6th स्टैंडर्ड की हिंदी की वर्कशीट और हमारी वर्कशीट का नाम है आज अक्षरों का महत्व, जो हम कर ही रहे थे। 3 भाग हम इसके कर चुके हैं और आज हम इसका चौथा भाग करने जा रहे हैं। हमारी आज की वर्कशीट यानी कि कार्यपत्रक का नंबर है 18 और तारीख है हमारी 26 नवंबर। तो शुरू करते हैं। अब तक हम अक्षरों के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं कि अक्षर किस तरह शुरू हुए। प्रागैतिहासिक काल का नाम ही इसलिए है क्योंकि उस वक्त अक्षर नहीं थे, लिखा हुआ इतिहास हमारे पास नहीं है, इसलिए एक इतिहास को हम प्राक इतिहास के नाम से जानते हैं और अक्षरों के शुरू होने के बाद के इतिहास को ही हम इतिहास कहते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह भी नहीं जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था और हम यह भी नहीं जान पाते कि वह क्या सोचता था और कौन कौन से राजा हुए। हमें ये सारी जानकारी इसलिए मिल पा रही है क्योंकि हम अक्षरों की वजह से लिखी हुई चीजों को पढ़कर इन सभी चीजों का पता लगा लेते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। सीधी सी बात है, जब अक्षर नहीं होंगे तो लिखा कैसे जाएगा। अब इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। बहुत स्पष्ट है ये तो। अगर कोई चीज हमें लिखी हुई मिली है तो हम उस ज्ञान का प्रयोग करके उसमें और वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज लिखी हुई ना हो तो हमें एकदम शुरू से सारी चीजें सीखनी, खोजनी या करनी पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का, उनसे बनी हुई लिपियों का। भाई सीधी सी बात है, अलग अलग जगह अलग अलग तरह के अक्षर होते हैं और इसीलिए हम अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपि को जानते हैं। उदाहरण के लिए हम जब अंग्रेजी भाषा की बात करें तो उसके अक्षरों को यानी कि उसकी लिपियों को या उसकी लिपि को हम कहते हैं रोमन लिपि। और जिस तरह से हिंदी के अक्षर बनाए जाते हैं यानी कि हिंदी के लिखने के जो निशान हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, देवनागरी। तो अलग अलग भाषाओं के लिखने के लिए अलग अलग तरीके के निशान हैं यानी कि अक्षर हैं और हम उन्हें ही कहते हैं लिपि। आगे बढ़ जाते हैं। हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी ही चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते लिखते हैं वे कब बनाए गए और कहाँ बने, किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। तो अब तक हमने जो कुछ पढ़ा, देखते हैं हमने क्या सीखा और हमें अब क्या क्या याद है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसे आप देखिए तो और सोचिए कि ये क्या बना हुआ है। आप देखें तो ये एक तरह से चित्र बने हुए हैं। लिखने से पहले मानव संकेतों का प्रयोग करता था जिसमें इस तरह के चित्र भी शामिल हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। सोचकर लिखना है, अक्षरों की खोज से मनुष्य को क्या क्या लाभ हुए। तो मनुष्य को बहुत सारे लाभ हुए। जैसे मनुष्य ने अपने विचारों को लिखना शुरू कर दिया। अब एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी को मिलने लगा और फिर वो उसका इस्तेमाल करने लगी। साथ ही मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें कि अक्षरों की खोज न होती तो क्या होता। बहुत स्पष्ट है, अगर अक्षरों की खोज नहीं होती तो मानव का विकास तेजी से नहीं होता, हमें प्राचीन समय के बारे में जानकारी नहीं होती। ये हमारा प्रश्न का उत्तर है। इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तर में अगर आप कुछ और भी जोड़कर लिखना चाहते हैं तो जरूर जोड़कर लिख लें, अदरवाइज अन्यथा प्रश्न का इतना उत्तर भी पर्याप्त है। आगे बढ़े।
लिखित और मौखिक भाषा की लाभ और हानि के विषय में अपने दोस्तों से बातचीत करके लिखनी है। तो लिखित और मौखिक भाषा के लाभ व हानि आप अलग-अलग भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं कि लिखित भाषा के क्या लाभ हैं और उसकी क्या हानि है, मौखिक भाषा के क्या लाभ हैं, क्या हानि है। तो शुरू करते हैं। लिखित और मौखिक भाषा के लाभ मैंने एक साथ लिखे हैं, आप अलग-अलग लिखना चाहते हैं तो सोचकर अलग-अलग भी लिख सकते हैं। लिखित और मौखिक भाषा के लाभ ये हैं कि हम दूर स्थित व्यक्ति को अपनी बात लिखित व मौखिक भाषा के द्वारा समझा सकते हैं। लिखकर तो हम बहुत दूर तक भी पत्र भेज सकते हैं, एक देश से दूसरे देश, राज्य से दूसरे राज्य, शहर से दूसरे शहर। लेकिन मौखिक भाषा का प्रयोग हम निश्चित दूरी के लिए ही कर पाते हैं। जैसे आप अपने घर में हैं और दरवाजे पर आपको आवाज लगाकर अपने घर के किसी दूसरे व्यक्ति को कुछ कहना है, तो इतनी दूर तक आप बोल सकते हैं। लेकिन एक कमरे से दूसरे कमरे में भी आप आवाज लगाकर बोल तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन चलो फिर भी ठीक है, आप बोल पाते हैं। लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में क्या बोलकर आप किसी को अपनी बात समझा पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं। तो लिखित भाषा वहां पर भी हमारे लिए काम करती है। कुल मिलाकर हम अपनी बात समझा पाते हैं सामने वाले को, हम जो चाहते हैं वो बता सकते हैं, जो कहना चाहते हैं वो बता सकते हैं। अब अगला, लिखित और मौखिक भाषा के कारण ही पुरानी पीढ़ी का ज्ञान नई पीढ़ी को मिलता है। पुरानी पीढ़ी विज्ञान का प्रयोग के ज्ञान का प्रयोग नई पीढ़ी करती है। इसे आप ठीक कर लीजिए, यहाँ पर पुरानी पीढ़ी के ज्ञान का प्रयोग आएगा। ये विज्ञान हो गया है, विज्ञान का ज्ञान बना देते हैं। यहाँ पर मैं ही ठीक कर देती हूँ, नहीं तो कहीं आप गलत ही ना लिख लें। सबसे पहले इसे कर देते हैं ज्ञान। ओहो, ये तो ज्यादा ही आप वैसे इसे खुद भी करने की कोशिश कर लीजिए, आप खुद कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पुरानी पीढ़ी के ज्ञान, आप यहाँ पर के जरूर लिख लीजिए। मैंने यहाँ पर के नहीं लिखा है, मैंने विज्ञान को ज्ञान बना दिया है। तो पुरानी पीढ़ी के यहाँ पर आप के लिखेंगे। पुरानी पीढ़ी के ज्ञान का प्रयोग नई पीढ़ी करती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम कहेंगे कि मौखिक भाषा से कैसे संभव है ये, तो खुद भारतीय परंपरा में पुराने जमाने में जब गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी, उस समय जो गुरु होते थे वे सारे ज्ञान को अपने मस्तिष्क में याद करके रखते थे। सिमरन शक्ति कहते हैं इसे, याद करने की शक्ति उनकी बहुत तीव्र होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि वो इसका अभ्यास करते थे और अपने शिष्यों को वो याद हुई चीजें सुनाते थे, और जो शिष्य थे वो उन चीजों को सुनकर ही याद कर लेते थे। लिखित परंपरा या लेखन के लिए, जैसे आज हम जिस मात्रा में किताबों का, कॉपियों का इस्तेमाल करते हैं, उस जमाने में इस तरह इन किताबों और कॉपियों का इस्तेमाल नहीं होता था। कागज की जगह पर वृक्षों की छाल का इस्तेमाल होता था और ये बहुत मुश्किल काम था लिखकर चीजों को रखना। तो कुल मिलाकर बात ऐसी है कि लिखित और मौखिक दोनों ही भाषाएं ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह और एक पीढ़ी से दूसरी जगह पहुंचा सकती हैं और पहुंचाती है। अब बात करते हैं नुकसान की, कि हानि क्या है। हानि ये है कि सभ्यता के नाम पर मानव ने अपना विकास इतना अधिक कर लिया है, पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को अर्जित करने के बाद मिलाकर उसे इतना इतना बढ़ा लिया है कि आज हमारा जीवन खतरे में पड़ गया है। जैसे आज हमने बहुत बड़े बड़े कारखाने लगा लिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इकट्ठी कर ली हैं। आज हम मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। एक जमाना था जब बड़े कंप्यूटर का निर्माण हुआ, उससे छोटा और फिर उससे छोटा करते करते आज मोबाइल के अंदर, इतने छोटे से डिवाइस के अंदर हम सारी चीजों को देख सकते हैं, कंप्यूटर की तरह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके लिए आज हम इंटरनेट का भी बहुत अच्छे तरीके से या बहुत तेजी से या बहुत बड़े स्तर पर प्रयोग कर रहे हैं। और आज 2G 3G 4G से 5G का जमाना आ गया। और आपने मूवी देखी ही थी .2 रोबोट वाली, जो मूवी थी आपको याद ही होगी। और उस मूवी में आपने देखा था कि रेडिएशंस जो हैं किस तरह हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, हमें, पशुओं को, पक्षियों को। और हमारे पर्यावरण में से अगर एक भी प्रजाति खत्म हो जाती है तो बहुत सारी चीजें उससे प्रभावित होती है और हमारा जीवन खतरे में पड़ सकता है। वैसे ही हम कारखानों की बात करें तो उससे निकलने वाला धुआं, गंदा होने वाला पानी, ये सभी चीजें प्रभावित हो रही हैं। किसकी वजह से? कि हमें पुराना ज्ञान मिलता जाता है, हम उसमें नया जोड़कर ऐसे ऐसे आविष्कार करते चले जा रहे हैं कि हम ये सोच ही नहीं रहे कि ये हमारे लिए फायदेमंद कम, नुकसानदेह ज्यादा होने वाले हैं।
अब अगले बिंदु की ओर देखें तो भाषा के कारण ही हम इसका इतना अधिक प्रयोग करते हैं कि कभी-कभी हम इतना ज़्यादा बोल जाते हैं कि ये सोच ही नहीं पाते कि हमारी बातों से सामने वाले का हृदय दुख सकता है या सामने वाले को हमारी बात बुरी भी लग रही है। तो भाषा का ये भी एक बहुत नकारात्मक प्रभाव है। शायद अगर हम बोल नहीं पाते तो इस तरह अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर पाते कि सामने वाले का दिल दुख जाए। तो ये थी आज की हमारी अच्छी सी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको अपना काम करने में काफ़ी मदद मिली होगी। अब इसके आगे के कुछ प्रश्न हैं, हम एक बार वो भी देख लेते हैं। हमारी धरती 5 अरब वर्ष पुरानी है, 10,000 साल पहले लोगों ने गाँव में बसना शुरू किया। तो अगर हम इसमें देखें तो 5 अरब के पीछे लिखा है वर्ष, तो ये किसके बारे में वर्ष के बारे में हमें 5 अरब बताया गया है। साल के बारे में क्या बताया गया है, ये 10,000। तो जब हम इस तरह के अक्षरों को देखते हैं, शब्दों को देखते हैं, अक्षरों को नहीं शब्दों को देखते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 3 जग पानी, तो पानी के बारे में क्या बताया कि वो 3 जग है। जीरे के बारे में बताया कि वो 1 किलो है। इसमें जब हम देखते हैं, जैसे संख्या लिखी है यहाँ पे 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, ये क्या है, ये संख्या है। तो अगर हम इसमें बात करें संख्या के बारे में, तो इस संख्या जो है विशेषण के रूप में आ रही है। मतलब साल की विशेषता क्या है कि वो 10,000 है, वर्ष की विशेषता है 5 अरब, पानी की विशेषता है 3 जग, जीरे की विशेषता है 1 किलो। तो यहाँ पर ये जो विशेषताएं हैं पानी की, जीरा की, वर्ष की, साल की, तो ये सब विशेषण हैं जो इनके आगे लिखे हैं संख्या के रूप में। तो फिलहाल जो ये हमने पढ़ा, ये तो थी संख्यावाचक विशेषण। क्यों? क्योंकि इसमें 5 और अरब दोनों ही संख्या हैं, 10 और 1000 दोनों ही संख्या हैं। और जो हम यहाँ पे पानी और जीरे की बात कर रहे हैं, और उसके बाद 3 जग, 3 किलो, किलो की बात कर दी हमने। अब किलो संख्या नहीं है, जग भी संख्या नहीं है, तो ऐसी विशेषण को हम बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो पानी की विशेषता बता रहा है 3 जग, और 3 जग ये परिमाणवाचक विशेषण है, और यहाँ पर ये संख्यावाचक विशेषण है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में क्या फर्क है। वो सिर्फ संख्याएं हैं, और यहाँ पर परिमाण है, जिन्हें हम मापते या तोलते हैं, उसे परिमाण कहते हैं। तो जग से हम नाप लेंगे, किलो से भी हम नाप लेंगे, और नापना, मापना, तोलना, ये सब आपने सुना ही होगा। तो फिलहाल बढ़ते हैं आगे। करना हमें ये है कि हमें माप तोल के कुछ शब्द छांट कर यहाँ भरने हैं। तो और उसके लिए हमें यहाँ पर ये संकेत दिए गए हैं, इनका प्रयोग करना है और इन्हें भरना है। तो मैं आपके लिए ना जल्दी जल्दी भर देती हूँ। 3 चम्मच खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, कपड़ा तो मीटर में ही होता है और जमीन एकड़ में होती है। खीर चम्मच में भी हो सकती है, कॉफी प्याले में पी जाती है, बाजरा अगर तोलेंगे तो किलो में तोलेंगे, दूध कटोरी से नाप सकते हैं, और तेल लीटर में नापा जाता है, और रेत ट्रक में आता है। तो भाई ये थी हमारी वर्कशीट। मैं उम्मीद करती हूँ इससे आपको आपकी वर्कशीट को समझने में और काम करने में बहुत मदद मिली होगी। आपको आपकी वर्कशीट समझ में आ सकी आसानी से। तो फिलहाल वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप चाहते हैं चैनल चलता रहे और आपको वीडियोस मिलती रहें, तो ज़रूरी है कि लाइक शेयर के साथ सब्सक्राइबर्स भी बढ़ते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे क्लिक करते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब। चैनल को बस एक ही बार सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।